अगले दिन सुबह 5:30 बजे राज ने उठकर 20 बार शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस की और सारी रक्त और कुंडलिनी की शक्ति अपनी दूसरी आंख की इंद्री में भेज दी। भले ही उसके पास अब रक्त और कुंडलिनी की गोलियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जादू सीखने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहता था। 6:40 पर जब राज नाश्ता कर रहा था, तभी उसे एक फोन आया। हेलो, राज जी बोल रहे हैं। आपके लिए एक स्पीड कोरियर आया है, क्या आप साइन करने आ सकते हैं? इस बार सौरभ की जगह कोई और डिलीवरी करने आया था। ठीक है, मैं अभी आता हूं, राज ने जवाब दिया। राज समझ गया था कि ये वही जादुई खजाना होगा जिसके बारे में बाबा बैरागी कल बात कर रहा था, जो कि वसीम से संपर्क साधने के काम आने वाला था। असल मायनों में अगर देखा जाए तो सभी पहाड़ी महारथी कोरियर से हर तरह की चीजें भेज दिया करते थे, चाहे वो उड़ती तलवार हो या जादुई खजाना हो। उन्हें कोरियर पर काफी भरोसा था। उन्हें अपने सामान के खो जाने का कोई डर नहीं था, इसलिए वो बड़े ही निश्चिंत रहते थे। राज ने डिलीवरी पार्सल खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी बांस की बांसुरी थी, जो कि बर्फ की तरह एकदम ठंडी थी। पार्सल के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था, जिसके हिसाब से बांसुरी को इस्तेमाल करना काफी आसान था। इसे बस एक निश्चित दूरी से बजाना था और वसीम से संपर्क साधा जा सकता था। इसमें बांसुरी बजाने वाले की आत्मीय शक्ति जितनी ज्यादा होती, वो उतनी ही ज्यादा दूरी से इसका इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए बाबा बैरागी और वसीम कई मीलों दूर से भी एक दूसरे से संपर्क साध पाए थे। लेकिन राज के मामले में उसे उस गांव तक पहुंचना जरूरी था जहां वसीम मौजूद था। बस इसीलिए ही बाबा बैरागी ने राज से नैनीताल के अघोरा गांव जाने को कहा था, ताकि वो वसीम से ठीक ढंग से संपर्क साध पाए। इससे राज को वसीम का ठीक ठीक पता मिल सकता था। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कुछ बातें और भी लिखी थी। राज, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ियों के करीब 36 मॉडल तैयार किए हैं। मैं बस उन्हीं का काम करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक एक करके सारी गाड़ियाँ देहरादून की अंडरग्राउंड पार्किंग में भिजवाता जाऊंगा। जैसे ही गाड़ियाँ पहुँचती हैं, मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा नैनीताल का सफर करीब 500 किलोमीटर का है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम टफी का इस्तेमाल कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि उसे खाली मत छोड़ना और उसे ज्यादा मस्ती मत करने देना। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सुरक्षित इस मकसद में कामयाब हो जाओगे। 36 कार के मॉडल की बात सुनकर राज हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वसीम के लिए इतनी कार की जरूरत क्यों पड़ने वाली थी। हालांकि थोड़ी देर में राज हॉस्टल वापस आ गया। सभी बच्चे रविवार होने की वजह से अपने अपने घर गए हुए थे, इसलिए टफी खुला बैल हो गया था। वो बेफिक्र होकर डॉग फूड खा रहा था और कोई गेम खेल रहा था जो राज ने पहले कभी नहीं देखा था। शायद इसे कुछ दिन पहले ही निकाला गया था। गेम एक छोटी विंडो में खुला था और कंप्यूटर में चैट खुली हुई थी, जिसमें एक 17-18 साल की लड़की टफी से वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन टफी का कैमरा बंद था। पतिदेव, आप तो कमाल हैं। हमें इस गेम को खत्म करने के लिए अब ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हम अभी नॉर्मल डिफिकल्टी में ये खेल रहे हैं, लेकिन हम इसे डिफिकल्ट डिफिकल्टी में भी आसानी से खेल सकते हैं, उस सुंदर लड़की ने कहा। टफी ने थोड़ा सा और डॉग फूड खाया और चैट बॉक्स पर टाइप करने लगा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पतिदेव के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। मैं हर चीज में बहुत माहिर हूँ, टफी ने कहा। हाँ, आप तो वाकई बहुत माहिर हैं। मुझे तो आपसे प्यार हो गया है, लड़की ने फ्लाइंग किस देते हुए कहा। तुम भी काफी सुंदर हो। चलो अब गेम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। अब तुम बस मेरा लेवल बढ़ने का इंतजार करो, इसके बाद हम तुम्हारा बदला लेने चलेंगे, टफी ने हंसते हुए टाइप किया। पतिदेव, आपके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपका कैमरा कब तक ठीक हो जाएगा? मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, लड़की ने पूछा। इतनी बेसब्र मत बनो, मैं कल कैमरा खरीद लूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, टफी ने टाइप करके कहा। इसके बाद उसने राज के कंप्यूटर की छानबीन की और राज की एक फोटो ढूंढ निकाली। ये राज की 10वीं क्लास की फोटो थी, जब राज रोज कसरत करता था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपनी एक फोटो दिखाता हूँ। हालांकि ये फोटो थोड़ी पुरानी है, अब तो मैं और भी हैंडसम दिखने लगा हूँ, टफी ने कहा और राज की फोटो उस लड़की को भेज दी। लड़की राज की फोटो देखकर समझ गई कि जिससे वो बात कर रही है वो काफी हैंडसम है। ये फोटो उसकी सोच से भी बेहतर थी, इसलिए अब वो पूरे मन से पतिदेव कहने में भी झिझक नहीं सकती थी। आप तो कमाल के हो, मुझे आप बहुत पसंद आए, लड़की ने खुश होकर कहा।
तुम्हारे चेहरे से तो मेरी नजरें ही नहीं हट रही हैं। हमारी जोड़ी तो हर मुश्किल को पार कर जाएगी। टफी ने अपनी जीभ लपलपाते हुए टाइप किया। इसके बाद वो खुशी से टेबल पर ही उछलने लगा। राज पीछे खड़ा खड़ा टफी की सारी हरकतें देख रहा था। हर कुत्ते का एक दिन आता है। आज ये बात राज की आंखों के सामने थी। अभी तक ऑनलाइन गेम और चैट वाला टफी अब ऑनलाइन लड़की को इम्प्रेस भी कर चुका था। यहाँ तक कि टफी को एक सुंदर लड़की भी मिल चुकी थी, जिसे देखकर राज को शहर के सिंगल लड़कों पर तरस आ रहा था। लेकिन एक न एक दिन इस सुंदर लड़की को पता चलने वाला था कि उसके पतिदेव एक असल के कुत्ते हैं। अरे राज, तुम आ गए? टफी ने राज की तरफ देखकर कहा। टफी इतना नादान बन रहा था जैसे अभी अभी राज की फोटो उसने नहीं किसी और ने भेजी हो। तुमने अभी अभी मेरी फोटो उस लड़की को भेजी? तुम्हें लगता है ये सही था? राज ने पूछा। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कल दोपहर तुम दोनों की वीडियो चैट भी करवाने वाला हूँ। हालांकि तुम्हें ज्यादा देर बात करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत गपशप कर लेना। तुम अगर हल्का सा मुस्कुरा भी दोगे तो भी वो अपना दिल हार बैठेगी। टफी ने कहा। मैं ये कभी नहीं करने वाला। किसी से झूठ बोलना गलत है। राज ने नाराजगी जताते हुए कहा। अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ जाएगी। टफी ने हंसते हुए कहा। राज टफी की बात सुनकर तिल मिला गया। आज उसे कुत्ते ने ब्लैकमेल कर दिया था। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। इसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हारा वो काम कर सकता हूँ। मुझे वैसे भी एहसान पसंद नहीं है। और तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की को ये बताना कि वो एक कुत्ते से बात कर रही थी, ये बात थोड़ी गलत होगी? अगर झूठ से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। हम लोग तो बस गेम तक ही पति पत्नी हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छी बात है? टफी ने समझाते हुए कहा। राज ने मन ही मन टफी के कुत्तेपन की दाद दी। हाँ, अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। देखो मैं कैसे इस गेम को अंजाम देता हूँ, टफी ने कहा और कीबोर्ड चलाने लगा। ठीक है तो टफी, तुम मेरे साथ आज दोपहर नैनीताल के अघोरा गांव चलो, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। अच्छा, तो तुम मुझे वसीम के पास लेकर जाने वाले हो? लेकिन मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मुझे अपनी पत्नी के साथ इस गेम को खत्म करना है, टफी ने मना करते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे मना नहीं करना चाहिए, वरना मैं, राज ने हंसते हुए कहा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? टफी ने मुड़कर कहा। हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, राज ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। बेगैरत आदमी। ठीक है, मैं ये गेम पूरा करके अपनी पत्नी को बताने के बाद तुम्हारे साथ नैनीताल के अघोरा गांव चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल तुम इस लड़की से वीडियो कॉल करोगे, टफी ने गहरी सांस लेकर कहा। ठीक है, राज ने जवाब दिया। 2 घंटे बाद टफी ने अपनी गेम की पत्नी को सब कुछ समझा दिया। इसके बाद टफी बालकनी में गया और खुद को झटकने लगा। ऐसा करते ही वो एक बड़े से कुत्ते में बदल गया। आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, टफी ने कहा। तुम्हें जगह तो पता है ना? राज ने टफी के ऊपर बैठकर कहा। मैं पूरा देश घूम चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जो मुझे ना मालूम हो, टफी ने सीटी बजाते हुए कहा, जिससे राज के चारों तरफ कोहरा जम गया। शैतानी कुत्ता होने के कारण टफी को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन राज के मामले में ऐसा नहीं था। ऐसे में अगर राज को छुपाया न जाए तो अगले दिन के अखबारों में बस उसी की खबरें छप सकती थी। इसके अलावा ये कोहरा राज की तेज हवाओं से रक्षा भी कर सकता था। अच्छे से पकड़ कर बैठना, टफी ने कहा और आसमान में ऊंचा उछल गया। टफी हवा में दौड़ लगाने लगा। उसकी रफ्तार शाही शेर की तलवार से कुछ कम नहीं थी। थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद उसके पैरों के नीचे हवाई चक्के आ गए, जिससे उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। करीब आधे घंटे में ही टफी 500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और वो नैनीताल के अघोरा गांव पहुंच चुका था। क्या तुम्हें पता है कि वसीम एकांत में मेडिटेशन कहाँ कर रहे हैं? टफी ने वापस छोटे कुत्ते में बदलकर पूछा। बाबा बैरागी ने मुझे ये दिया है, इसे फूंक कर मैं वसीम का पता लगा सकता हूँ, राज ने छोटी बांसुरी निकालकर कहा। राज ने बांसुरी ली और उसमें जोर से फूंक मारी। बांसुरी की एक आवाज निकली, लेकिन इस आवाज को आम इंसान नहीं सुन सकते थे। बांसुरी की आवाज चारों तरफ फैल गई और अघोरा गांव के छोर तक पहुंच गई। थोड़ी देर में वैसी ही एक आवाज वापस लौट कर आई और राज की बांसुरी से आकर जुड़ गई। ये एक तार की तरह का जोड़ था।
जादू वाकई बड़ी कमाल की चीज थी। सिर्फ आवाज के जरिए किसी का पता लगाना जादू से कितना आसान हो गया था। राज की बांसुरी अब वसीम से जुड़ चुकी थी। अब बस राज की बांसुरी से जुड़े इस तार का पीछा करना था और वो आसानी से वसीम तक पहुंचने वाला था। राज ने कभी नहीं सोचा था कि बाबा बैरागी का ये जादुई खजाना इतनी कमाल की चीज निकलेगा। आखिर वसीम और राज की मुलाकात कैसे होगी? क्या राज किसी नए खतरे में पड़ने वाला है? अघोरा गांव से लौटी आवाज बांसुरी से जुड़ गई थी। राज की बांसुरी से थोड़ी देर सिग्नल से जुड़ने जैसी आवाज आती रही। हेलो। थोड़ी देर बाद बांसुरी से आवाज आई। शायद ये वसीम की आवाज थी। ये आवाज इतनी साफ थी जैसे किसी ने माइक से बोला हो। हेलो सीनियर वसीम, मैं राज हूं। सीनियर बाबा बैरागी की बात मानते हुए मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। अभी आप कहां हैं? राज ने कहा। अब राज बेसब्र हो रहा था। वो जल्द ही वसीम की 100 साल तक मेडिटेशन के लिए चुनी गई खास जगह देखने वाला था। ऐसे में राज को यह भी पता चलने वाला था कि जादूगर एकांत मेडिटेशन के लिए किस जगह को चुनते हैं। इसके अलावा राज को यह भी लग रहा था कि शायद उसे 100 साल से रक्षा कर रही बंदिशें भी देखने मिलेंगी। राज ने मन ही मन एक जन्नत का सपना देख लिया था। हेलो, ये एकांत निवास है। मेडिटेशन खत्म होने में 11 घंटे 8 मिनट बाकी है, इसलिए प्रतीक्षा करें। बांसुरी से आवाज आई। यह आवाज सुनकर राज को फोन पर सुनाई देने वाली ऑटोमेटेड आवाज का ख्याल आया। अरे ये तो वसीम नहीं है, वो तो कहीं अंदर होंगे। कभी सुना है कि कहीं अंदर से कोई ऐसे बात कर पाए? और अगर ऐसा है तो मेडिटेशन नॉर्मल है, टफी ने कहा। राज को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। मैंने कभी भी बंद एकांत का मेडिटेशन नहीं किया है और ना तो मैंने ग्रुप में किसी सीनियर से इस बारे में सुना है। इसके अलावा बाबा बैरागी ने कहा था कि वसीम ने उनसे बात की थी। शायद वसीम बात करने के लायक किसी जगह पर है, राज ने समझाते हुए कहा। लेकिन राज को इतना तो समझ आ गया था कि वसीम ने पहले से आवाज रिकॉर्ड करके रखी थी। मेडिटेशन खत्म होने के पहले वही आवाज बाबा बैरागी की बांसुरी से जुड़ रही थी। अभी तो पूरे 11 घंटे बाकी हैं। हम यहीं खड़े रहकर तो इंतजार नहीं कर सकते। हमें पहले कहीं बैठने के लिए जगह देखनी चाहिए, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, जाओ, जाकर कोई इंटरनेट कैफे देखो। इतनी देर में मेरी पत्नी और मैं एक गेम निपटा लेंगे, टफी ने एक्साइटेड होकर कहा। फालतू की बात मत करो, कैफे में बैठकर गेम खेलने नहीं मिलेगा, राज ने मना करते हुए कहा। बेवकूफ, इंटरनेट कैफे में प्राइवेट जगह भी मिल जाती है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, टफी ने कहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात तो थोड़ी सही लग रही है, मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जगह देख कर आता हूँ, राज ने अपनी जेब टटोलते हुए कहा। राज, तुम वाकई बढ़िया लड़के हो, टफी ने तारीफों के पुल बांधते हुए कहा। अघोरा गांव काफी डेवलप हो चुका था। यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहने के कारण यहाँ सभी चीजें उपलब्ध थीं। राज को जल्द ही एक अच्छा इंटरनेट कैफे मिल गया। जब से घर घर कंप्यूटर आने लगे हैं, तब से इंटरनेट कैफे वालों का धंधा थोड़ा मंदा हो चुका है। हालांकि अघोरा जैसी जगह पर इंटरनेट कैफे आने वालों की तादाद कम नहीं थी। माफ कीजिए, यहाँ कोई इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए प्राइवेट जगह मिलेगी? राज ने पूछा। हाँ, अभी एक छोटा प्राइवेट केबिन खाली है। थोड़ी देर तक चेक करने के बाद काउंटर पर बैठी लड़की ने कहा, तो मुझे एक प्राइवेट केबिन दे दीजिए। इसके कितने पैसे हुए? राज ने पूछा। 1 घंटे के 100 रुपए, लड़की ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं 10 घंटे के लिए वो केबिन बुक कर रहा हूँ, राज ने अपनी आईडी और 1000 रुपए उस लड़की को देते हुए कहा। सब कुछ होने के बाद टफी को लेकर प्राइवेट केबिन की तरफ चला गया। सुनो, तुमने सुना क्या? अनाम मंदिर के उस अनाम साधु की मूर्ति और भी ज्यादा जिंदा दिखने लगी है। मैंने तो लोगों से यह भी सुना है कि अब जब भी वो लोग अनाम साधु को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी मूर्ति कभी भी जिंदा हो जाएगी। काउंटर पर बैठी लड़की ने अपने बगल की लड़की से बात करते हुए कहा, जो कि राज ने सुन लिया। अच्छा, तो तुम्हें यह भी खबर मिल गई? मेरे पास तो इससे भी शानदार खबर है। वहीं पास में रहने वाली एक लड़की जब से अनाम मंदिर में गई है, तब से उसे भूख प्यास लगना बंद हो गया है। शायद उसे प्यार का बुखार चढ़ गया है और वो अनाम मंदिर के उन अनाम साधु की मूर्ति से प्यार करने लगी है। मतलब एक मूर्ति से प्यार,
वो लड़की तो सचमुच प्यार में पागल हो गई है। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, उसके प्यार का बुखार तो एक बार फिर भी उतर जाएगा, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो तो और भी कमाल की है। ऑफिस में हाल ही में जिस आदमी ने रिजाइन दिया था, वो उसके कुछ दिन पहले ही अनाम मंदिर गया था। वहां से आने के बाद उसकी हालत सुस्ती भरी हो गई और वो सारी चीजों में गड़बड़ करने लगा। उसके कुछ दिनों के बाद ही उसने रिजाइन दे दिया। मैंने सुना है कि वो अनाम मंदिर का पुजारी बनना चाहता है। हाँ, मेरे हिसाब से असली बुखार तो यही है। तभी इंटरनेट कैफे में एक और लड़की ने आकर कहा। राज ये सब बातें सुनते हुए अपने प्राइवेट केबिन में बैठा रहा। हेलो, ये आपका मेंबरशिप कार्ड है। जब भी कोई 1000 रुपए या उससे ऊपर खर्च करता है तो उसे मुफ्त में मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है। इसे संभाल कर रखना। इंटरनेट कैफे वाले ने राज को कार्ड देते हुए कहा और वहां से चला गया। शुक्रिया, राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राज, जल्दी से कंप्यूटर चालू करो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ गेम खेलने का और इंतजार नहीं कर सकता। टफी ने कंप्यूटर टेबल पर उछलते हुए कहा। थोड़ी देर रुको, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। राज ने टफी को एक तरफ करते हुए कहा और वेब पेज खोलकर उसमें अघोरा गांव, अनाम मंदिर, अनाम संत जैसी चीजें सर्च की। बहुत ही जल्द राज के सामने ढेर सारी जानकारी थी। कहानियों के हिसाब से 100 साल पहले पड़े सूखे में लोगों को अनाम संत की मूर्ति मिली थी। इसके बाद उन्होंने इसको स्थापित कर दिया। हालांकि ये कहानी अघोरा गांव में बच्चा बच्चा जानता था। इसके अलावा राज को अनाम मंदिर का पता भी मिल गया था। तुम्हें ऐसी बातों में रुचि है? टफी ने शक करते हुए कहा। हाँ, अब मुझे हर एक रहस्यमय चीज अच्छी लगती है। राज ने टफी की बात पर हामी भरते हुए कहा। तुम अब यहाँ बैठकर गेम खेल सकते हो। मैं उस अनाम मंदिर को देखने जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद दरवाजा लगाना मत भूलना। राज ने हंसते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस मुझे परेशान मत करना। अब बेहतर तो यही होगा कि तुम वसीम को लेने के बाद ही लौटो। टफी ने अपने पंजे हिलाते हुए कहा और बेसब्री से अपना गेम खोल लिया। ये रहा। थोड़ी ही देर में इंटरनेट पर मिले पते को खोजते खोजते राज ने अघोरा गांव का अनाम मंदिर ढूंढ लिया। जब राज आगे बढ़ा तो उसने देखा कि मंदिर आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। मंदिर में अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई थी। मंदिर के अंदर अगरबत्तियां लगी हुई थी और सभी अनाम संत के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। अगरबत्ती जलाने के बाद हर कोई बड़ी ही श्रद्धा के साथ अनाम संत की मूर्ति को देखने लगता। बहुत देर तक ऐसे ही देखने के बाद उन्हें वहां से जाना पड़ता। यही लोग बीमार की कैटेगरी में आते थे जिन पर अनाम संत का जादू चल गया था। राज की बारी आते आते काफी समय लग गया। उसने मंदिर के बाहर से ही अगरबत्तियां खरीद ली थीं। राज के आगे 3 आंटियां भी थीं, जिन्होंने अंदर जाते ही अपनी अगरबत्तियां लगाईं और प्रार्थना करने लगीं। वो तीनों अपनी आवाज दबाकर कुछ कह रही थीं, लेकिन राज को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। हे संत, मेरे परिवार की लड़की अगले साल कॉलेज की परीक्षा में बैठ रही है। कृपया करके उसे सद्बुद्धि देना और परीक्षा का नतीजा उसके पक्ष में ही रखना। हे संत, मेरे परिवार का लड़का अब 38 साल का हो चुका है। अभी तक हमारे घर बहू नहीं आई। कृपया करके उसकी शादी करवा दे। मेरी आपसे कोई खास विनती नहीं है, वो बस लड़की हो और हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। इसके बाद तीसरी आंटी की बारी थी। हे संत, मैं आपसे बहुत। यहाँ तक सुनने के बाद राज की हंसी छूट गई। वो जानता था कि आंटी आगे क्या कहने वाली थी। तो अब राज को समझ आ गया था कि सिर्फ नौजवान लोग ही नहीं बल्कि आंटियां भी अनाम संत के लिए पागल हो चुकी थी। राज आमतौर पर मंदिरों में नहीं जाता था। वो बस विज्ञान की बातों में भरोसा रखता था और उसे अंधविश्वास में यकीन नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह के किसी मंदिर में भी आएगा। आंटियों की तरह राज ने भी अगरबत्तियां लगाईं और किसी चीज को पाने की प्रार्थना नहीं की। असल में राज बस अनाम संत की मूर्ति को देखना चाहता था। जब राज ने जाना कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो वो गौर से अनाम संत की मूर्ति को देखने लगा। लेकिन संत को एक झलक देखते ही राज की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भले ही ये मूर्ति थी, लेकिन राज को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने कोई जिंदा व्यक्ति बैठा हो। मूर्ति काफी सुंदर थी। सब कुछ एकदम सफाई से बनाया गया था। मूर्ति के बाल झरने की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। शरीर पर सफेद कपड़े चमकदार थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल मूर्ति में पंख निकल आएंगे और वो फरिश्ता बनकर
स्वर्ग की ओर उड़ जाएगी। वैसे तो हयग्रीव भी सफेद कपड़े पहनता था, लेकिन वो भी इस मूर्ति के आगे चाय कम पानी था। राज को यही लग रहा था कि मूर्ति बनाने वाले ने तो कमाल कर दिया। हालांकि इस मूर्ति के लिए राज ऐसी ही तारीफ कर सकता था। इसके अलावा राज जितना मूर्ति को देखता, उतना ही वो अपना ध्यान कहीं और लगाने में नाकाबिल हो जाता। अरे, मैं इस मूर्ति से अपना ध्यान क्यों नहीं हटा पा रहा? क्या मैं भी इसके चंगुल में आ गया? राज ने हैरान होकर मन ही मन सोचा। उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर शुरू कर दी। उसके बाद उसको शांति महसूस होने लगी। अब तक उसके आगे वाली आंटियां मंदिर से बाहर निकलने को हुई, इसलिए राज भी उनके पीछे पीछे चला गया। उसे लग रहा था कि उस पर किसी खास तरीके के जादू का असर तो हुआ था। राज ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। राज ने तुरंत ही अपनी आत्मीय शक्ति से अपने शरीर की जांच करना शुरू कर दिया। उसे अपने शरीर में किसी भी तरह का बाहरी जादू नहीं मिला। शायद मूर्ति की बनावट और उसकी सुंदरता के कारण ऐसा हुआ हो। ऐसा सोचकर राज ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे समझ आ रहा था कि मूर्ति को देखकर सभी का हाल यही हो रहा था। उसने आज तक इतनी परफेक्ट कोई चीज नहीं देखी थी। राज चाहता था कि वो एक बार टफी से भी अपने शरीर की जांच करवाए, इसलिए वो वापस कैफे की तरफ चल पड़ा। क्या राज को अनाम संत की सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या होगा जब वसीम और राज की पहली मुलाकात होगी?